हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहले जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर डालिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, दबाएं, ताकि जितनी भी हमारी क्लासें वो आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप उनका बेनिफिट यानी फायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल साइंस के अंदर कोशिका यानी सेल। बेसिक टॉपिक था, काफी कुछ बातें हमने पढ़ी और भी देखने की कोशिका के अंदर क्या चीज है। तो टॉपिक का नाम कोशिका यानी सेल, कोशिका या सेल। और इसमें हमने सेकंड पार्ट तक हमने ये पढ़ा था कि कोशिकाओं के टू टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। असीम के अंदर की कोशिका, ससीम के अंदर की कोशिका। प्रोकैरियोटिक यानी जो सबसे पहले बनी कोशिका। प्रो मीन्स अर्थ सबसे पहले, प्रो का मीन क्या होता है? सबसे पहले। यूकैरियोटिक, यू का अर्थ क्या है? एडवांस टाइप विकसित। ऐसी कोशिकाएं जो सबसे पहले बनी वो कौन सी कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक। ऐसी कोशिकाएं जो बाद में विकसित हो चुकी है वो कौन सी कहलाएगी? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है वो अपूर्ण विकसित होता है, इनकम्प्लीट डेवलप, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक वेल डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस इनकम्प्लीट डेवलप होता है, अपूर्ण विकसित है, इसी कारण से हमें अस्पष्ट दिखाई देता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप है, इस कारण से बिल्कुल क्लियर शो होगा, क्लियर दिखेगा। प्रोकैरियोटिक सेल को हमने नाम दिया था असीम केंद्र की, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक अस्पष्ट सीन होता है, असीम केंद्र की कहलाती है। जबकि यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की कहलाती है। ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक स्पष्ट सीन होता है, ससीम केंद्र की कहलाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने सेल, ऑर्गन्स, कोशिका एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक टाइप के सेल के अंदर सेल, ऑर्गन्स यानी कोशिका प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गन दिया था 70S टाइप के राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जांपल आते हैं यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव, जबकि बहुकोशिकीय के जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें आएंगे बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक के अंदर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम यानी यूनिसेलुलर, और इनके अलावा जो मल्टीसेलुलर होंगे सारे के सारे किस्में आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये तो थी ओरिएंटेशन उत्पत्ति के बेसिस पे। उत्पत्ति के बेसिस पे कितने टाइप की सेल? 2 टाइप, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब फिर फूड फॉर्मेशन के आधार पे, भोजन बनाने के आधार पे कोशिकाओं को 2 पार्ट में बांटा गया। सेल 2 पार्ट, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। सेल के 2 टाइप, एक प्लांट सेल, प्लांट सेल्स यानी पादप कोशिका कहते हैं। प्लांट सेल पादप कोशिका। और दूसरी कौन सी होगी? एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। सेकंड कौन सी? एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ऐसी सेल्स जो प्लांट में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल्स कहलाएगी, जंतुओं में प्रेजेंट होगी जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिमल सेल, जंतु कोशिका। प्लांट सेल, पादप कोशिका। ध्यान दीजिए, प्लांट सेल के अंदर जो प्लांट सेल होती है इसका आउटरमोस्ट लेयर, पादप कोशिका के अंदर सबसे बाहरी आवरण, आउटरमोस्ट लेयर, प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण आउटर मोस्ट लेयर
सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति का बना होता है, का बना। तो प्लांट के अंदर जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर कोशिका भित्ति कहलाती है, सेल वॉल कहलाएगी। जबकि एनिमल के अंदर, जंतुओं के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल का सबसे बाहरी आवरण आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे बाहरी आवरण, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली का बना होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का बना। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का बना। तो ध्यान दीजिए, प्लांट का जो आउटरमोस्ट लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? सेल की सेल वॉल। जबकि एनिमल के अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स प्लांट के, एनिमल के अंदर, यानी जो एनिमल सेल है इसी में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट। जबकि प्लांट के अंदर सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। कौन सा? हरित लवक प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, कार्य जो होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक हरे रंग के वर्णक, एक खुद नाम बताएगा। क्लोरोप्लास्ट यानी हरे रंग का वर्णक होता है, ग्रीन कलर का। यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करता है। इसका अर्थ कह सकता हूं कि पादप अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जबकि जंतु यानी एनिमल अपना भोजन फूड फॉर्मेशन स्वयं नहीं कर सकते। पादप अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, लेकिन जंतु अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एनिमल के अंदर क्या एब्सेंट है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सेल, क्लोरोप्लास्ट। एनिमल में क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? एब्सेंट। ध्यान दीजिए, एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक हमारे अंदर क्या होगा? एब्सेंट, नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका के अंदर, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। जबकि जो प्लांट सेल है उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसी कारण से वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाएंगे, अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। कौन से? सोच के देखिए, अगर हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता तो हमें शायद कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम कार्य करते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए। जो हमारे भूख लग जाती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्लोरोप्लास्ट होता तो सनलाइट, सूर्य प्रकाश के अंदर हमारी बॉडी में भोजन का निर्माण होता। मतलब भोजन के लिए तो हम भागते दौड़ते हैं, हर कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं। भोजन हमारी बॉडी में बन रहे तो हम बाहर से क्यों काम करते हैं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। एनिमल सेल के अंदर, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। केवल किसमें प्रेजेंट होगा? तो ध्यान देना, इसमें प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। प्लांट सेल के अंदर एक और ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं रिक्टिका वैक्यूल्स। रिक्टिका प्रेजेंट। रिक्टिका क्या? प्रेजेंट। किसमें प्रेजेंट होगी रिक्टिका? प्लांट सेल के अंदर रिक्टिका यानी रिक्त स्थान, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर रिक्टिका वैक्यूल्स क्या होगी? एब्सेंट होगी। एनिमल सेल के अंदर रिक्टिका यानी वैक्यूल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है।
एनिमल सेल में क्या नहीं प्रेजेंट होती, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर रिक्तिका क्या होती है, प्रेजेंट होती है। रिक्तिका क्या है, एक रिक्त स्थान है, खाली स्थान है और कुछ नहीं है। प्लांट सेल की अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसके आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाएगा, सेल वॉल। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी, सेल वॉल। इसी के अंदर एक इनर मेम्ब्रेन और होती है जिसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बगैर कोई भी कोशिका बन नहीं सकती, फॉर्मेशन नहीं हो सकता सेल मेम्ब्रेन के। तो जो प्लांट सेल होता है उनका आउटर लेयर क्या कहलाएगी, सेल वॉल, CW यानी सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल के अंदर देखा जाए, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के अंदर आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल। एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है प्लांट के अंदर। फिर ध्यान दीजिए, प्लांट के जो सेंटर होता है, इस प्लांट का जो सेंटर पार्ट है वहां पे एक फ्री स्पेस पाया जाता है। इसी फ्री स्पेस को नाम दिया जाता है रिक्तिका, रिक्त स्थान, वैक्यूल्स। क्या कहा जाएगा, रिक्तिका कहो, रिक्त स्थान कहो, वैक्यूल्स कहो। किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट के मिडल में या सेंटर पार्ट के अंदर एक फ्री स्पेस पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रिक्तिका, रिक्त स्थान। हम जब कभी बचपन में पढ़ते थे, हमारे जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में थे, तो हमें इसी तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। और इसी तरीके से यहाँ कुछ वर्ड, यहाँ कुछ और बीच में फ्री स्पेस छोड़ा जाता था, यानी रिक्त स्थान में कुछ ना कुछ भरो, उसमें क्या आएगा वो। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो यानी वहां एक खाली जगह छोड़ी जाती थी, वो एक फ्री स्पेस कहाँ पाया जाता है, इसी हमारे प्लांट सेल के अंदर। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेंटर के अंदर यहाँ प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर। एनिमल सेल के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, यानी क्या कहेंगे इसे, केंद्रक। तो एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, केंद्रक। जबकि प्लांट सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, रिक्तिका। इस कारण से प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा पेरिफेरल हो जाता है, परिधि की तरफ। ये केंद्रक थोड़ा सा क्या हो जाएगा प्लांट सेल में, पेरिफेरल यानी परिधि की तरफ, क्योंकि सेंटर पार्ट में क्या होती है, एक फ्री स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसका नाम क्या बनेगा, रिक्तिका। जबकि एनिमल सेल के अंदर इसकी कोई रिक्तिका नहीं होती। इसलिए एनिमल सेल के जो सेंटर पार्ट है, जो केंद्रीय भाग होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। हमें ये चीजें ध्यान रखना। जो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका, प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटमोस्ट लेयर क्या कहलाएगी, सेल वॉल, जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। एनिमल्स के सेल के अंदर सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। प्लांट सेल के अंदर रिक्तिका यानी वैक्यूल्स प्रेजेंट और एनिमल सेल में रिक्तिका यानी वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। तो ये हमें कुछ बेसिक अंतर, डिफरेंस ध्यान रखने हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं। बेसिक बातें हमें एक एक चीज पे ध्यान देनी है कि कौन कौन से। फिर सुनिए, सेल्स 2 टाइप की, इसके बेसिस पे ये फूड फॉर्मेशन के आधार पे, भोजन निर्माण के आधार पे कोशिका को कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट। एक कौन सा, पादप कोशिका, एक कौन सी, जंतु कोशिका, एनिमल सेल। पादप कोशिका का आउटरमोस्ट लेयर क्या कहलाता है, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल का आउटरमोस्ट लेयर क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फूड फॉर्मेशन का, यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर रिक्तिका प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में रिक्तिका एब्सेंट होती है। तो ये 2 टाइप के सेल को हमें ध्यान देना है। कितने टाइप के सेल हो गए, 2 टाइप के सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट करते हैं सेल 2 टाइप्स के बाद में सेल ऑर्गन्स की, सेल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। आप सभी का काम है कि हमारे संभव अकेडमी से यमुनानगर के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के बेल आइकन को
जरूर प्रेस करें, बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर एक वीडियो पहुंच जाए। बिना पैसे के सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जाए और इतना अच्छा कॉन्टेक्ट, बहुत ही अच्छा मैटर करवाया जाएगा। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी आपके साथी संबंधी जो भी आपके जिसको साइंस या किसी भी सब्जेक्ट की नीड है तो वो उस इंसान तक, उस बच्चे तक, उस स्टूडेंट तक हमारे वीडियो पहुंच जाएंगे। वो इनको अच्छे से स्टडी करेगा तो भविष्य उज्जवल होगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिका के अंदर चलते हैं कोशिका सेल ऑर्गन। कौन से? कोशिका सेल ऑर्गन्स कहते हैं। सेल के अंदर ही क्या पाए जाएंगे? सेल ऑर्गन। खुद नाम का है कोशिकांग। कोशिका के अंग क्या कहलाएंगे? कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग। कोशिका प्लस अंग क्या बना? कोशिकांग बना। सेल ऑर्गन्स क्या कहते हैं? सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन्स एक तो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, पूरे शरीर के ऑर्गन होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हार्ट यानी हृदय, नाम सुने होंगे वृक्क यानी किडनी, नेम सुना होगा लीवर यानी यकृत, नेम सुना होगा वृक्क यानी किडनी। ये सब बॉडी के पार्ट है, ये बॉडी के अंग है, लेकिन सेल के अंग तो नाम क्या लिखा है? कोशिका यानी सेल ऑर्गन। कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं वो ध्यान देना। एक एक कोशिका के हम आउटर पार्ट से चलेंगे और सेंटर पार्ट तक जाएंगे। एक एक पार्ट को बड़े ध्यान से क्लियर चुनना है। कोशिका में सबसे पहला कोशिका आउटर पार्ट से चलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सेल वॉल। क्या होगा? सेल वॉल। इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया? सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय। किस सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई? तो वही साइंटिस्ट, खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने। सेल को डिस्कवर किस साइंटिस्ट के द्वारा? रॉबर्ट हुक। जब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की तो कोशिका के सबसे बाहर जो पार्ट है उसको भी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। तो हमें इतना जाना, फिर भी अगर याद नहीं रहे तो हमें याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने हुक लगा के बाहरी आवरण को हटाया था। क्या? रॉबर्ट हुक ने हुक लगा के बाहरी आवरण को हटाया था, यानी आउटर मोस्ट लेयर को हटाने का काम किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक। तो नया साइंटिस्ट का नाम क्या? रॉबर्ट हुक ने हुक लगा के बाहरी आवरण को हटाया। पादप प्लांट से होती है पादप कोशिका भी होती है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी आवरण आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसी कोशिका भित्ति के लिए कह सकते हैं ये मर्द प्रकार की होती है, डेड होती है। कैसे होती है? मर्द प्रकार। कोशिका भित्ति सेल वॉल कैसे होती है? डेड टाइप होती है, मर्द प्रकार की होती है। याद हमें आना चाहिए कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को डिस्कवर किया था, खोज की थी, वो सेल किस टाइप की थी? डेथ यानी मर्द सेल थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मर्द। तो सेल वॉल भी कैसी होती है? मर्द। जरा सोच के देखना कि हम हुक लगा के बाहरी आवरण हटाते हैं, हुक किसी मर्द पदार्थ के यानी डेड के लगा सकते हैं, किसी जिंदा इंसान के लिविंग के हम हुक लगाएंगे तो हमें हुक नहीं लगाने देगा। हुक लगाएंगे बाहरी आवरण पे लेकिन जिंदा के नहीं लगा सकते, लिविंग के नहीं लगा सकते। किसके लगाएंगे?
मार्त यानी डेड के। खुद सोच के देखना कि किसी लिविंग यानी जिंदा कोशिका को, लिविंग को किसी को हुक लगाएंगे, सामने वाला हमें मारेगा, लेकिन अगर मर्त पदार्थ को हुक लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया था? सेल को। और इन्होंने रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया? सेल वॉल को। सेल वॉल कैसी होती है? मर्त टाइप की होती है, डेड प्रकार। यही सेल कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल होती है, ये होती है अपारगम्य, अपारगम्य, इम्परमिएबल, अपारगम्य। ध्यान देना, अपारगम्य अर्थ क्या होता है? यानी कोशिका के बाहर एक ऐसा आवरण जिसके आर कोई भी पदार्थ गमन न कर सके। इस सेल के जो सेल वॉल है, इसके इस साइड से इस साइड कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते। तो कौन से कहलाते हैं? अपारगम्य कहलाते हैं। अपारगम्य, इम्परमिएबल। ध्यान दीजिए, बता रहे हैं जिसके आर पार कोई भी गमन न कर सके, वो कौन सी कहलाती है? अपारगम्य। जिसके आर पार कुछ भी गमन न करे, वो कौन सी कहलाएगी? अपारगम्य कहलाएगी। कौन सी? अपारगम्य, इम्परमिएबल कहलाती है। जिसके आर पार कोई भी पदार्थ गमन न कर सके, कौन सी कहलाएगी? अपारगम्य कहलाएगी। कौन सी? अपारगम्य। तो ध्यान देना, अपारगम्य होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस किस से मिलकर बनी होती है? ध्यान देना, तो कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है सेल्यूलोज से। इससे सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन किससे होता है? सेल्यूलोज। इसके अलावा इसमें पाई जाती है पैक्टिन। क्या होगी? पैक्टिन। इसके अलावा इसमें सब्सटेंस होता है लिग्निन। कौन सा? लिग्निन। इसमें ध्यान देना, सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, मेनली तीन सब्सटेंस कौन से? जो सेल वॉल कोशिका भित्ति बनी होती है वो किन किन पदार्थों से? एक होता है सेल्यूलोज, एक होता है पैक्टिन, एक होता है लिग्निन। कौन कौन से? सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, तीन ध्यान रखने में। ये जो सेल्यूलोज होता है ये पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेल्यूलोज के बारे में अगर ध्यान रखना है क्या कि ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसका ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हमारी सेल का फूड पार्टिकल होता है उसकी ग्लूकोज का बहुलक पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। बहुलक का मीन्स होता है, अर्थ होता है जब एक जैसी या एक से भिन्न इकाइयां बारंबार आपस में जुड़ती चली जाए और एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स संकुल का या यौगिकों का निर्माण होता है, तो क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, जब एक या एक से भिन्न इकाइयां आपस में जुड़ती चली जाती है तो ये बारंबार जुड़ेगी और एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स संरचना का निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। बहुलक यानी जिसका लक बार बार काम करे, जो बार बार जुड़ती चली जाएगी, वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो ग्लूकोज का क्या होता है? तो इसी सेल्यूलोज से ध्यान रखना कागज निर्माण होता है। कागज निर्माण में भी कौन सा होता है? सब्सटेंस कौन सा पदार्थ होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की कागज की क्या बनाई जाती है? लुगदी। हम कहते हैं कि पेड़ों से कागज बनाए जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि पेड़ों से कागज कैसे बने, तो पेड़ों से क्या किया जाता है? उसी सेल्यूलोज की लुगदी प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त किया जाएगा? लुगदी। और उसी लुगदी से आगे किसका निर्माण होता है? कागज का निर्माण होता है। तो हमें इतना जानना है सेल्यूलोज से कागज का। यही सेल्यूलोज यदि इसका मनुष्य में पाचन नहीं होता, मनुष्य में, ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य में इसका क्या नहीं होता? पाचन। यानी हमारी बॉडी के अंदर इससे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है जो कि सेल्यूलोज का क्या कर सके? पाचन कर सके। तो मनुष्य में पाचन किस सब्सटेंस का, किस पदार्थ का नहीं होता? तो उसी का नाम होता है सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज का मनुष्य में पाचन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज का क्या कर सके? पाचन कर सके। ध्यान देना, इसी के अकॉर्डिंग ये जो पाचन नहीं हो रहा, इसी कारण से जो सेल्यूलोज होता है ये इस पृथ्वी पर कह रहा है, पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ, सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ
ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? तो कौन सा होगा? सेल्यूलोज होगा। सोच के देखिए कि सेल्यूलोज इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि सेल्यूलोज का हम क्या नहीं कर सकते? पाचन नहीं कर सकते। जब हम पाचन ही नहीं कर सकते, ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन ही नहीं होता, पाचन ही नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी से कितना ही चला, यानी हम इसका पाचन ही नहीं कर सकते। पाचन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी से कितना ही हो जाता, यानी ये कितना भी पढ़ा रहे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं होगा। होता है तो ज्यादा होने दे, हमें क्या प्रभाव है? हमने इसका पाचन ही नहीं होता, हम पाचन नहीं हो रहा इसलिए हमारे कोई यूज का नहीं है, यूज का नहीं इसलिए सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है? यही होता है। तो ध्यान देना, सेल वॉल कोशिका भित्ति खोज किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा, रॉबर्ट हुक। ऐसी होती है, मर्द प्रकार की होती है। सबसे बाहरी आवरण पादप का, प्लांट सेल का कारण एनिमल सेल की सबसे बाहरी आवरण आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? निशान सेल मेम्ब्रेन होगी। डेथ प्रकार की होती है, एफ वर्ग में होती है, यानी इम्परमेएबल, आर पार कुछ भी गमन नहीं कर सकते। कैसे बने? किससे होगी? सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन से। इसी सेल वॉल के अगर ध्यान देना, पैक्टिन जो होती है उसका क्या काम होता है? सेल वॉल के अंदर पैक्टिन क्या फंक्शन कंप्लीट करेगी? आप तो जल्दी से हमारे गंगानगर संभव अकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी अच्छा कॉन्टेंट पहुंच सके। ध्यान देना पैक्टिन के बारे में, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, सेल वॉल, ये अदर सेल, उसकी सेल वॉल, ये सेल वॉल। यानी प्लांट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। इन्हीं के अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अंदर? सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन। ध्यान देना, ये क्या कराएगी? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कराएगी? सेल वॉल। प्लांट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर क्या कराती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जबकि एनिमल के अंदर क्या होगी? कोशिका झिल्ली। दो कोशिका भित्तियों को, प्लांट सेल को आपस में अटैच करने के लिए इनके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। इनके बीच में क्या होगा? एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस मिला है, और इसी सब्सटेंस को क्या नाम दिया जाता है? इसी को कहा जाता है पैक्टिन। दो सेल वॉल के बीच में कौन सा सब्सटेंस होता है? पैक्टिन। इस पैक्टिन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनना कि क्या क्या इसके फैक्ट है। कहा जाता है पादपों में सीमेंट की तरह कार्य करने वाला, सीमेंट की तरह कार्य करने वाला पदार्थ, कार्य करने वाला पदार्थ। सीमेंट में पादपों की तरह कार्य करने वाला पदार्थ सब्सटेंस कौन सा होता है? पैक्टिन। इसी वर्ड को मैं दूसरे तरीके से लिख दूं कि दो कोशिका भित्तियों को, इसको दो कोशिका भित्तियों को, कोशिका भित्तियों को जोड़ने का काम, जोड़ने का कार्य किसके द्वारा होता है? पैक्टिन। जोड़ने यानी पैक करने का, क्या करने का? पैक। तो मुझे तो इतना पता है कि दो कोशिका भित्तियों को जोड़ने का यानी पैक करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पैक्टिन। दो कोशिका भित्तियों को, कोशिकाओं को पैक करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पैक्टिन। पै से पैक करना, पै से पैक्टिन। तो पैक्टिन क्या करती है? इनको पैक करेगी तो किसकी तरह काम करती है? सीमेंट की तरह। जैसे हमारे घर के अंदर वॉल, दीवार बनी हुई, उस दीवार के अंदर ब्रिक्स जो ईंटें होती है वो सेल कोशिका, उनको आपस में ईंटों को जोड़ने के लिए उनके बीच में क्या होता है? मसाला, यानी जिसे क्या कहते हैं? सीमेंट। यानी उसमें अन्य मटेरियल भी होता है, लेकिन मेन कौन सा होगा? उनको जोड़े रखने का काम किसके द्वारा किया जाता है? सीमेंट। तो प्लांट की सीमेंट कौन कहलाएगी? पैक्टिन। पै से प्लांट, पै से पैक्टिन, पै से पैक करने का काम करती है। तो प्लांट में सीमेंट की तरह। इसी पैक्टिन के लिए ध्यान देना कि पके हुए फल, जो मैच्योर फ्रूट होते हैं,
पके हुए फल मुलायम यानी सॉफ्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। कौन से फल कह रहा हूं? जो पके हुए फल है वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं फल मुलायम? पके हुए फल क्या होते हैं? पैक्टिन के घुलने से। किसके? डिजॉल्व इन पैक्टिन, पैक्टिन के घुलने से। जब पैक्टिन डिजॉल्व हो जाएगी तो फल कैसे हो जाएंगे? मुलायम। अब ये जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं उनमें पैक्टिन बड़े अच्छे से यहाँ पे सेटल है, इनको पैक करके रख रखा है सेल को, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन जैसे ये फ्रूट मैच्योर होगा, फ्रूट पकेगा, हार्मोनल एक्सचेंज होंगे और ये पैक्टिन यहाँ से डिजोल्व हो जाएगी और डिजोल्व होते ही यहाँ का रहेगा फ्री स्पेस। जैसे ये घुल जाएगी यहाँ का रहा फ्री स्पेस और इसी कारण से जो मैच्योर फ्रूट होते हैं, फल पूरा पक जाता है, उसको अगर हम ऐसा चेक करें तो कैसा सॉफ्ट, हमें बिल्कुल मुलायम लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट लगता है। कोई भी फ्रूट्स आप चेक कर सकते हो, अगर वो इमेच्योर फ्रूट है तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल कठोर यानी हार्ड लगता है। लेकिन वही मैच्योर हो जाता है तो कैसा बन जाता है? वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो पैक्टिन के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, प्लांट के अंदर कोशिका भित्तियों को पैक करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पैक्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? पैक्टिन के द्वारा। पादपों में सीमेंट की तरह कार्य करने वाला सब्सटेंस यानी पदार्थ कौन सा होगा? पैक्टिन। और यही पैक्टिन पके हुए फल के मुलायम होने का कारण होता है। जैसे ही फल मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, वो फल कैसे हो जाएंगे? मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पैक्टिन जो होती है वो कैसे होती है? डिजोल्व। जैसे हमारे घर की दीवार बहुत ही कठोर होती है, हार्ड होती है, क्योंकि हमने उसमें सीमेंट पैक कर रखी है, इस कारण से वो इंटेंजिबल। लेकिन अगर हमने उसकी गौर नहीं की, अगर हमने उस पर साफ संभाल नहीं की, उसका मेंटेनेंस नहीं किया, तो आप देखते होंगे कि उसी जो वॉल दीवार बनी हुई है उसमें से सीमेंट बाहर आने लगती है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दीवार तो बिल्कुल ही क्या हो चुकी है? जर्जर हो चुकी है। यानी वो दीवार कभी भी गिर सकती है। वो दीवार बिल्कुल क्या हो चुकी है? मुलायम हो चुकी है। उस दीवार के अंदर अब उतना सहन करने की क्षमता नहीं है। तो वो कौन सा होगा? ध्यान देना, कोशिका के अंदर सेल ऑर्गन्स में कौन सा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान मेन कौन सा ध्यान रखना है? सेलुलोज क्या होता है? मेन जो अगर कंपोनेंट पूछा जाएगा कि सेल वॉल के निर्माण में, तो कौन सा? सेलुलोज होता है। कागज निर्माण में यानी जो कागज का फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सेलुलोज के द्वारा ही। यही सेलुलोज इस अर्थ पे सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ, इंपॉर्टेंट वर्ड है कार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है? तो कौन सा? सेलुलोज। क्यों पाया जाता है सबसे ज्यादा? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन नहीं होता, हमारे अंदर पाचन ही नहीं हो रहा। पाचन हो तो इस अर्थ पे चाहे कितना भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, यानी हम इसका पाचन नहीं कर सकते, इसलिए सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये सेल वॉल के बारे में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। आगे हम और बातें करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी पहले जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई को सफलता की ओर बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।